बोलते नहीं क्या तुम, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बोला करो ना तुम्हारे को आवाज नहीं आ रही है तो। आज आ रही है। अरे लाइव वालों तुम्हारी सुन ली रे, सुन ली। अरे सुन ली सुन ली। हाँ। कहाँ पर मैनेजमेंट अपना? जीतू भैया, जीतू भैया है नहीं आज। चलो कोई ना। सुन ली रे, सुन ली। नहीं सुन लिया, उन्होंने भी सुन लिया। हाँ। फिर पैटर्न के अंदर अपन ने लिखा था कि तीन प्रकार के पैटर्न लिखे थे, अपोजिशन सूचर, इन्वर्जन सूचर और अदर्स। ठीक है ना? आवाज आ गई जीतू भैया? लाइव वालों को सुनाई दे गया? एक तो जब भी आएगा मेरे को बोल के जाएगी, सर आवाज चेक किया अगर तू पहले। ठीक है ना? वो चिल्लाते रहते हैं उधर की तरफ कि आवाज आवाज आवाज, और उनका चिल्लाए वो मेरे को सुनाई नहीं देता। दिक्कत है हमारे साथ में। चलो कोई ना। अब सुनो। तीन पैटर्न लिखे थे, अपोजिशन सूचर, इन्वर्जन सूचर और अदर्स। अपोजिशन सूचर के अंदर लिखा था कि घाव के किनारों को सिर्फ नजदीक से नजदीक लाना है ताकि वहां पर फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग हो सके, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना हमारे को। ठीक है? इन्वर्जन अपोजिशन सूचर, इन्वर्जन सूचर के अंदर कहा था कि खोखले गुहायुक्त अंगों के अंदर काम में लेंगे ताकि उनके अंदर भरा हुआ पदार्थ का लीकेज ना हो। अदर सूचर जहां पर स्पेसिफिक होंगे वहीं पर ही काम में लेंगे। अपोजिशन सूचर के अंदर सबसे पहला नाम लिखा था सिंपल इंटरप्टेड सूचर। सिंपल इंटरप्टेड के अंदर कहा कि टाका लगाना है, काट देना है, टाका लगाना है, काट देना है, टाका लगा देना, काट देना है। नुकसान ये है कि टाके लगाने के अंदर हमारे को टाइम ज्यादा लगेगा, गांठें ज्यादा लगेगी, और जो सूचरिंग मटेरियल होगा वो भी हमारा ज्यादा लगेगा। लेकिन फायदा यह है कि अगर एक सूचर टूट भी जाता है तो उस केस के अंदर हमारे बाकी सारे सारे सूचर इंटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। पीछे वाले जो तीनों कर रहे हो ना तुम, है ना, जो तुम कर रहे हो अभी, उसके कारण तुम्हारे को क्लास से बाहर निकाल सकता हूं मैं। लेकिन याद रखोगे आज मेरा मूड थोड़ा ठीक है ना, वरना आप क्लास से बाहर भी जाते। तीनों अलग अलग बैठोगे, अपनी मर्जी से कहीं पे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। है ना, मन से कहीं पर भी बैठ जाओ, तुम अलग अलग बैठना है बस तुम्हारे को। सर उनको उधर जाने दो। क्लास के टाइम पे क्लास, और कुछ करना है आप क्लास से बाहर जाके कर लो, मेरे को दिक्कत नहीं। तुम्हारे को मोबाइल देखना है, तुम्हारे को चैटिंग करनी है, कुछ भी करना है आप क्लास से बाहर जाके करो, मैं तुम्हारे को रोकता भी नहीं कभी भी। है ना? लेकिन जब क्लास में बैठे हो तो ध्यान मेरी तरफ ही होना चाहिए तुम्हारा। सिंपल इंटरप्रेट के अंदर कहा हमने कि छोटे जानवर के अंदर दो टांकों के बीच की दूरी 0.75 सेंटीमीटर, और बड़े जानवर के अंदर 1.25 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 2 से 3 mm का स्पेस रखना हमारे को निडल को पिक करने से लेकर दूसरी तरफ बाहर निकालने के लिए। फायदा सिर्फ एक ही था कि अगर एक सूचर टूट जाएगी तो उस केस के अंदर बाकी सूचर इंटेक्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बाकी सूचर पे कोई भी असर नहीं आएगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो सिंपल कंटिन्यूस लिखा था, हमने कहा एक टांका ऊपर लगाएंगे, उसके बाद में गोल गोल घुमा के लास्ट में गांठ लगाएंगे। ठीक है? हर बार गांठ नहीं लगा रहे हैं तो हमारे को टाइम भी कम लगेगा, सूचरिंग मेटेरियल भी बचेगा हमारा, और टाइम भी बचेगा हमारा, सारे काम होंगे। लेकिन नुकसान सिर्फ इतना है कि अगर एक बार अगर टूट गया, कोई सा भी टांका अगर टूट गया, तो उस केस के अंदर पूरी पूरी सूचर लाइन हमारी खराब हो जाएगी। सिंपल इंटरप्रेटेड सूचर लगाते हैं अपन स्किन के ऊपर, सिंपल कंटिन्यूस सूचर लगाते हैं हम कहां पर? इंटेस्टाइनल, पाचन तंत्र के अंगों के ऊपर, पेरिटोनियम के ऊपर, मसल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद में लिखा था फोर्ड इंटरलॉकिंग या कंटिन्यूस लोक स्टेज सूचर। हमने कहा था डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए, साथ ही साथ कंकाली पेशियों, स्केलेटल मसल्स के ऊपर भी इसको काम में लेते हैं। आपको याद रखना है डायफ्रामेटिक हर्निया की, डायफ्रामेटिक हर्निया में हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए, बेसिकली वो हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए नहीं है, वो डेक्रोन नाइलॉन मैश थी ना, उसको रोकने के लिए लगाते हैं ये वाले फोर्ड इंटरलॉकिंग या कंटिन्यूस लोक स्टिच। जबकि सिंपल हर्निया के अंदर कौन से सूचर लगाते हैं? ओवरलैपिंग सूचर। ठीक है? फिर अपन ने लिखा सब क्यूटिकुलर सूचर, हमने कहा सब क्यूटिकुलर टिश्यू के ऊपर लगाते हैं। ऊपर से सूचर आपको दिखाई भी नहीं देंगे, सिर्फ ऊपर की तरफ फर्स्ट जहां से सूचर किया वहां पर गांठ लगाते हैं तो वो गांठ दिखाई देगी आपको, लास्ट के अंदर जो गांठ लगाएंगे वो गांठ आपको दिखाई देगी, बाकी अंदर की तरफ ऊपर से लाइन जरूर दिखेगी आपको कि हाँ टांके लगे हुए हैं, लेकिन जो होता है ना टांके लगाने के निशान, वो इस सब क्यूटिकुलर सूचर के अंदर नहीं लगते, दिखाई नहीं देते बाहर से, इसलिए काम में लेने लग गए हम। पिन सूचर की बात करी थी, हमने कहा था ईयर और आई, आंख और कान में लगाते हैं। क्लियर था यहां तक? उसके बाद में लिखा था अपन ने इन्वर्जन सूचर। बी नंबर पे लिखोगे इन्वर्जन सूचर। इन्वर्जन सूचर, इन्वर्जन सूचर।
इन्वर्जन सुचर लिखो, घाव के किनारे अंदर की तरफ घूमते हैं। ठीक है बॉस, थैंक यू बॉस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक। हाँ हाँ, इन्वर्जन सुचर घाव के किनारे अंदर की तरफ घूमते हैं। घाव के किनारे अंदर की तरफ घूमते हैं। घाव के किनारे अंदर की तरफ घूमते हैं। घूम गए? घाव के किनारे अंदर की तरफ घूमते हैं। हाँ घूमते हैं, या अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, कुछ ही लिख लो, घूमते हैं या मुड़ जाते हैं। ठीक है, देखो इधर, अब बाद में लिखोगे। इन्वर्जन सुचर के अंदर सबसे पहला नाम आता है लैम्बर्ट सुचर का, और दूसरा नाम आता है कुशिंग। पहले नंबर पे कौन सा है? लैम्बर्ट सुचर, और दूसरे नंबर पे कुशिंग। मतलब समझो दोनों का। मान लो ये रूमन के ऊपर इंसिजन लगाया आपने, रूमिनेटोमी करी। रूमिनेटोमी करने के लिए आपको रूमिनेटोमी सेट की जरूरत पड़ती है, और रूमिनेटोमी सेट के कितने भाग होते हैं? नाम बता। विनगर्थ फ्रेम, वेलेसेलम नहीं होता, वल्सेलम होता है, हुक और मैग्नेट, है ना। चार पार्ट लिखे थे अपन ने, विनगर्थ फ्रेम लिखा था, वल्सेलम फोर्सेप लिखा था, रूमिनेटोमी हुक लिखे थे, और मैग्नेट लिखे थे। चार पार्ट थे। रोमन के ऊपर इंसिजन लगा दिया, रोमन के अंदर से जो भी पॉलीथीन लोया वोया निकालना था निकल दिया। अब रोमन के ऊपर टांके लगाने हैं हमारे को। ठीक है, रोमन के अंदर टांके लगाने के अंदर जस्ट एक कंडीशन अज्यूम करो आप। तो पहले सिंपल इंटरप्रेट ट्राई कर लेते हैं अपन। यहाँ पर एक टांका लगाया, बंद कर दिया, दूसरा टांका लगा दिया, बंद, तीसरा टांका, चौथा टांका, सिंपल इंटरप्रेट लगाया अपन ने। रोमन खाली है, अभी तो गैप दिखाई नहीं दे रहा आपको। जैसे ही आप इसको खाना खिलाना शुरू करोगे उस टाइम पर ये जो स्पेस है, इन स्पेस के अंदर से रूमिनल फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड तो बाद में निकलेगा, पहले गैस बनेगी, क्योंकि फर्मेंटेशन तो होगा ही होगा, तो वहां से गैस भी निकलना शुरू होगी। अब रोमन पे टांके लगाने के बाद में स्किन के ऊपर तो टांके लगाए हैं अपन ने, तो स्किन के ऊपर तो टांके लगा दिए आपने, अब बाहर तो निकल नहीं सकता। तो ये रूमिनल फ्लूइड धीरे धीरे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इकट्ठा होता जाएगा और वहां पर संक्रमण पैदा करेगा। तो सिंपल इंटरप्रेटेड नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तो क्या कर सकते हैं? बोले सर सिंपल कंटिन्यूस लगा लो। ये साहब सिंपल कंटिन्यूस, एक टांका लगाया, ये बार बार घुमा दिया हमने, बार बार घुमाने के बाद में लास्ट के अंदर हमने फिर से गांठ लगा दी। लेकिन गैप तो रखोगे यहां पर भी, गैप के अंदर से लीकेज होने की संभावना प्रॉपर है। उस केस के अंदर ये भी हम काम में नहीं लेंगे। कंडेंस लॉक स्टिच के कारण भी वही गैप वाली प्रॉब्लम तो हमारे पास में थी, इसलिए अपोजिशन सुचर कभी भी होलो ऑर्गन्स के अंदर काम में नहीं लिए जाते। ना तो सिंपल इंटरप्रेट लगाएंगे, ना सिंपल कंटिन्यूस लगाएंगे, ना फोर्ड इंटरलॉकिंग या कंटिन्यूस लॉक स्टिच, सबक्यूटेकुलर प्यून सुचर कोई से भी नहीं लगाएंगे। स्पेसिफिकली बात करते हैं, एक कंडीशन अज्यूम करोगे, आपके पास में निडल है जिसके ऊपर धागा लगा हुआ है ना। 4 पॉइंट है यहां पर। फर्स्ट पॉइंट को ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। ठीक है, जितने भी होलो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती है। कैटगट पढ़ा था उस टाइम पे, कहा था हमने कि आंत के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ अगर बात करते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, सबम्यूकोजा और म्यूकोजा, ये 4 लेयर है। 1 2 3 4। पहली बात, लैम्बर्ट सुचर के अंदर आपकी जो निडल है वो 3 लेयर से होकर गुजरनी चाहिए। इस वाली लेयर से, कौन सी वाली? म्यूकोजा। इस म्यूकोजा लेयर से होकर नहीं गुजरनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, क्यों नहीं गुजरनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। ये कंडीशन है, यहां पर 3 लेयर से गुजार रहे हो आप निडल को। ठीक है, 3 लेयर तक गुजार रहे हो तो म्यूकोजा लेयर बिल्कुल सुरक्षित है हमारी, बिल्कुल सुरक्षित है। यानी कि इस म्यूकोजा लेयर के अंदर की तरफ जो रूमिनल फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड इधर की तरफ बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटेक्ट है यहां पर। मान लो आप निडल को यहां से लाकर पूरा यहां से बाहर निकालते, तो यहां पर म्यूकोजा के अंदर भी छेद होता तो यहां से भी फ्लूइड बाहर निकलता है और यहां से भी फ्लूइड बाहर निकल जाता।
नुकसान था कि फायदा था? नुकसान। इसलिए पहली बात कि लैम्बर्ट सुचर के अंदर सिर्फ 3 लेयर से होकर ही आपकी निडल गुजरेगी, चौथी लेयर से होकर नहीं गुजरेगी। कौन सी लेयर से नहीं होकर गुजरेगी? म्यूकोजा से नहीं होकर गुजरेगी। ठीक है, क्योंकि म्यूकोजा को अगर आपने डैमेज कर दिया निडल के द्वारा, तो जहां से डैमेज हुआ है वहां से भी तो लीकेज हो सकता है। लीकेज से बचने के लिए तो लैम्बर्ट लगा रहे थे, लेकिन आपने निडल से लीकेज कर दिया, तो फिर मतलब ही क्या है? इसलिए चारों लेयर की बजाय ये 3 लेयर से होकर गुजरेगी, चौथी लेयर से होकर नहीं गुजरेगी। कौन से लेयर से होकर नहीं गुजरेगी? क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ वापस से इधर की तरफ। वही 3 लेयर से होकर गुजारनी, चौथी लेयर से होकर गुजारनी नहीं है। निडल ली आपने, निडल को ए पॉइंट से डाला और बी पॉइंट पर वापस निकाल लिया। कहां से डाला? ए पॉइंट से डाला, बी पॉइंट से वापस बाहर निकाल लिया। और इसी निडल को हमने सी पॉइंट से डाला और डी पॉइंट से बाहर निकाल लिया। ठीक है, यानी कि अगर देखो यहां से, मान लो ये घाव यहां से है ना, आपने यहां से डाली ये इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट पे निकाल ली, और इसी निडल को फिर यहां पर डाली और इस वाले पॉइंट से बाहर निकाल ली। ए पॉइंट को और डी पॉइंट को आपने गांठ लगा दी यहां पर। किस किस को? ए को और डी को गांठ लगा दी आपने। ठीक है, जैसे ही आप इसको खींचोगे तो मेन प्रेशर ए और डी के ऊपर ही आएगा, क्योंकि गांठ तो इसी के ऊपर लग रही है। तो बी और सी वाले जो पॉइंट होंगे वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। इसीलिए इसको नाम क्या दिया है? इन्वर्जन सुचर। क्या नाम दिया है? इन्वर्जन सुचर नाम दिया है। क्यों? क्योंकि घाव के किनारे अंदर की तरफ घूम रहे हैं। क्लियर है? लैम्बर्ट सुचर की अगर बात करते हैं तो आप इसको इंटरप्टेड भी लगा सकते हो, यानी कि एक सुचर लगाया काट दिया, दूसरा सुचर लगाया काट दिया, और आपका इच्छा है तो आप इसको कंटिन्यूअस के अंदर भी लगा सकते हो। ए पॉइंट बी पॉइंट पे निकाला, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे निकाला, यहां पर गांठ लगा दी, उसके बाद में ये वाला ये वाला, अब गांठ नहीं लगाई, फिर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, फिर लास्ट के अंदर जो था उसके अंदर अपन ने गांठ लगा दी। तो आप चाहो तो कंटिन्यूअस लगा लो, आप चाहो तो इंटरप्टेड लगा लो, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। चूंकि घाव के किनारे इसके अंदर अंदर की तरफ घूमे हैं तो लीकेज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। म्यूकोजा के अंदर आपने निडल डाली नहीं, इसलिए वहां से भी लीकेज नहीं होगा। दिक्कत यहां तक? क्या पता कैसे लगेगा? आपके पास में घाव का किनारा है, रोमन के किनारे तो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाला किनारा तो दिखाई दे रहा, किनारों से पकड़ के देख लो बस, मोटाई है, मोटाई, अरे बिल्कुल मोटाई है। अरे रोमन यार इतनी बड़ी संरचना है जिसके अंदर चारा भरा हुआ, गैस भरी हुई है, रोकने के लिए मोटा तो बनाना ही पड़ेगा ना, है ना? कम से कम इतनी मोटाई मिलेगी आपको, आपको आसानी से पता लग जाए कि निडल अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, है ना? मतलब यहां पर जैसे बोल रहे ना कि जरूरी नहीं कि भी तीसरी लेयर तक जाए, अगर 2 लेयर मस्कुलरस लेयर तक भी चली जाएगी तो भी हमारा काम चल जाएगा, रोकना ही तो है हमारे को, रुक जाएगी आराम से, आपको पता लग जाएगा। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि इस पूरी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा इधर की तरफ म्यूकोजा में हल्का सा आ गया, यहां तक आ गया, मान लो बॉर्डर तक ही आ गया, तो बॉर्डर तक आने में दिक्कत नहीं है हमारे को, बात इतनी है कि बस आर पार नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब देखो इधर बोलते क्या है इसको, ये वाला किनारा है तो है इस घाव के किनारे के पास के अंदर, इसको हम बोल देते हैं नियर, और ये वाला भी नियर, और ये थोड़ा दूर है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? फार। फार का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, तो लैम्बर्ट सुचर की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा याद रखने के लिए हम ये बोल देते हैं कि फार नियर, नियर फार। क्या बोल देते हैं? फार नियर, नियर फार। ठीक है, आगे अदर सुचर के अंदर एक नाम लिखेंगे, वर्टिकल मैट्रेस सुचर। कौन सा? वर्टिकल मैट्रेस सुचर। वहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन करेंगे, जस्ट वर्टिकल मैट्रेस अभी कंपैरिजन कर देता हूं क्योंकि फिर बाद के अंदर दिक्कत आती है हमारे को। निडल को आपने ए पॉइंट से डाला, कहां से? ए पॉइंट से, और पूरी अंदर की तरफ लेते हुए डी पॉइंट पे बाहर निकाल दिया, ए से डी तक। ठीक है, निडल का सिरा इधर की तरफ है, अब निडल को 180 डिग्री पे रोटेट किया वापस से इधर की तरफ। ठीक है, अब हमने इसको सी पॉइंट से डाला और बी पॉइंट पे बाहर निकाल दिया। किनारे कौन से हुए इसके अंदर जिनके बीच में नोट लगाओगे? ए और बी। ए और बी के अंदर आपने यहां पर गांठ लगा दी, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रेस सुचर। कौन सी? वर्टिकल मैट्रेस सुचर। वर्टिकल मैट्रेस सुचर का उपयोग किया जाता है टीट फिस्टुला के केस के अंदर। किसके अंदर?
टीट फिस्टुला केस के अंदर। तो वहां पर अगर आर पार जा भी रही है निडल, स्किन, टीट का मतलब स्किन ही है वहां पर बाहर की तरफ, तो टीट के ऊपर जब निडल प्रिक करके जाएगी तो वो तो पूरे को क्रॉस करके ही जाएगी वहां पर, उसके अंदर हमारे को दिक्कत नहीं है। दूध थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, हमारे को बस घाव बंद करना है वहां से, क्योंकि दूध को तो हम निकाल लेंगे। जैसे थन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा, हम कह देंगे ओनर को भाई दूध तो निकाल लेना, थनों के अंदर दूध छोड़ना मत। वो दिन में 3 बार निकाल रहा था, हमारे कहने से वो 5 बार में निकालेगा, घाव जल्दी भर जाएगा। तो वहां पर कौन सी कंडीशन हुई? फार फार नियर नियर। कौन सी हुई? फार फार नियर नियर, वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर। यहां पर फार नियर नियर फार वाली कंडीशन। क्लियर है? अब आपसे फार नियर नियर फार ये कोई नहीं पूछता हमारे से, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी सूचर है जिसको होलो ऑर्गन्स के ऊपर लगाया जाता है? होलो ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो आप जानते हो, रूमन हो गई है, ब्लैडर हो गया है, यूट्रस हो गया है, यही है बड़े ऑर्गन जिनके ऊपर आप लगा सकते हो। ठीक है, रूमन के ऊपर तो रूमिनोटोमी करने के दौरान लगाओगे, ब्लेडर के अंदर ब्लेडर फट गया या सिस्टोटोमी करनी है तो उस केस के अंदर लगाओगे, या फिर यूट्रस के अंदर जब आपको सिजेरियन सेक्शन करना होगा, ऑपरेशन से बच्चा निकालना होगा, उस टाइम पर भी आपको ये लगाना पड़ेगा। क्लियर? फिर से कह रहा हूं, कैसे लगाते हैं ये आपको आना चाहिए, पूछेगा कोई नहीं हमारे से, है ना? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर कभी नहीं दिया जाएगा कि यहां से निडल डाली, यहां से निकाली, फिर उसको ऐसा बताओ कौन सी सूचर है, नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। आपको सिर्फ ऑर्गन का नाम पता होना चाहिए भी कहां पर है और क्यों है, बस इतना सा। क्लियर है? ठीक है, कुशिंग की बात करते हैं। यहां पर जो सूचर लग रही है, इसको अगर अपन इसको हटा दो इसको, तो ये वाला तो फार नहीं है, जस्ट इसी की बात करते हैं अपन, तो लेम्बर्ट की। ये इंसिजन लाइन है आपकी, चीरा लगाने की लाइन तो ये है, टाके लगाने की लाइन ये है। ठीक है, तो इंसिजन लाइन के परपेंडिकुलर या लंब अक्ष पे या 90 डिग्री के ऊपर लगेंगे लेम्बर्ट सूचर। सही है? अब आते हैं कुशिंग के ऊपर। कुशिंग हमेशा इस इंसिजन लाइन के पैरेलल लगेंगे, इस प्रकार से, है ना, समानांतर लगेंगे, वही 3 लेयर से होकर गुजरेगी। लेकिन यहां पर आप पॉइंट अज्यूम करो, ए बी सी और डी। ए पॉइंट से निडल को डाला, बी पॉइंट पे निकाला, ठीक है, वापस से डी पॉइंट से डाला और सी पॉइंट पे निकाला, ए और सी को बांध दिया आपने। तो इंसिजन लाइन के पैरेलल जो लगेंगे वो तो कौन से होंगे? कुशिंग। और जो इंसिजन लाइन के 90 डिग्री पर लगेंगे वो लैम्बर्ट। दिक्कत यहां से नहीं, इतना ही आना चाहिए हमारे को, ज्यादा हमारे को आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डालोगे लैम्बर्ट सूचर। हेडिंग डालोगे लैम्बर्ट सूचर। कौन सा सूचर? लैम्बर्ट सूचर। लैम्बर्ट सूचर लिख लिया? लिखो इसके अंदर, लिखो उसमें, ये 3 परतों से होकर गुजरते हैं। ये 3 परतों से होकर गुजरते हैं। क्या चाहिए तेरे को? उधर बुलाऊं इसको? कितनी परतों से? 3। नाम लिखो तीनों का। सिरोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सबम्यूकोजा। ठीक है, किससे होकर नहीं गुजरेंगे? नेक्स्ट लाइन, म्यूकोजा परत से होकर नहीं गुजरते हैं। सिरोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सबम्यूकोजा। लिखोगे, म्यूकोजा परत से होकर नहीं गुजरते हैं। म्यूकोजा परत से होकर नहीं गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन लिखो, इंसिजन लाइन के
90 डिग्री पर लगाते हैं। इंसिजन लाइन के 90 डिग्री पर लगाते हैं। इंसिजन लाइन के 90 डिग्री पर लगाते हैं। इंसिजन लाइन के 90 डिग्री पर लगाते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर लगाते हैं। ठीक है ना? ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये लिखोगे, थोड़ा सा समझने के लिए, बस आइडिया होना चाहिए आपको। इंसिजन लाइन के 90 डिग्री पर लगाते हैं और लिखोगे ब्रैकेट के अंदर फार नियर नियर फार। फार नियर नियर फार। दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट लिखो कुशिंग सूचर, सेकंड नंबर पे कुशिंग सूचर। कुशिंग सूचर लिखो इसके अंदर। लैम्बर्ट के समान होते हैं। लैम्बर्ट के समान होते हैं। लैम्बर्ट के समान होते हैं। लैम्बर्ट के समान होते हैं, लेकिन लेकिन इंसिजन लाइन के समानांतर, पैरेलल लगाते हैं। इंसिजन लाइन के समानांतर या पैरेलल लगाते हैं। वही तीन परतों से होकर गुजरेंगे, वही पॉइंट है, सारा सब कुछ सेम है। बस ये इंसिजन लाइन के 90 डिग्री पर था और ये पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। ठीक है? दिक्कत यहां तक? नहीं? लिखो इनका उपयोग, इनका उपयोग, इनका उपयोग रूमन ब्लेडर यूट्रस। इनका उपयोग रूमन ब्लेडर यूट्रस। इनका उपयोग रूमन ब्लेडर यूट्रस, गर्भाशय पर टांके लगाने के लिए किया जाता है। पर टांके लगाने के लिए किया जाता है। पर टांके लगाने के लिए किया जाता है। कहां कहां पे लगा सकते हैं? रूमन के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर, यूट्रस के ऊपर। ठीक है? दोनों का ही है, आपकी इच्छा है। देखो टांके कौन से प्रकार के लगाने, ये आपकी इच्छा है। ओनर को तो नहीं पता कि लैम्बर्ट क्या होते हैं सूचर की, है ना? उसकी तरह तो तीन की जगह चारों में डाल दो, चारों को जगह पूरे को लपेट लो, आपको उसको क्या फर्क पड़ रहा है? लगाना है आपको, डिसाइड आपको करना है। आप लैम्बर्ट लगाना चाह रहे हो या कुशिंग लगाना चाहते हो? लैम्बर्ट लगाना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, इस वजह से प्रीफर हम थोड़ा सा लैम्बर्ट को करते हैं। ठीक है ना? तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो आती है शिमिडेन सूचर। सिमिडेन सूचर स्पेसिफिक है, इंटेस्टाइन के ऊपर लगाते हैं। लिखोगे शिमिडेन सूचर। शिमिडेन सूचर कॉम्प्लिकेटेड है काफी ज्यादा, समझ में आएगा नहीं, सिर्फ इतना याद रखोगे कि कहां पर लगाएंगे, स्पेसिफिक इंटेस्टाइन के ऊपर। सिमिडेन सूचर इंटेस्टाइन या आंत पर लगाते हैं। सिमिडेन सूचर इंटेस्टाइन या आंत पर लगाते हैं। इंटेस्टाइन या आंत पर लगाते हैं। ठीक है? चौथे नंबर पे लिखो कॉनेल सूचर।
क्या हो गया सर? क्या बोल रहा है? मेरे से बोलना तो लिखो, कॉनेल सुचर, कॉनेल सुचर। ठीक है, सेम वही जैसे लैम्बर्ट लगता है वैसे लगाना है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी, वहां पर 3 परतों से होकर गुजर रही थी, यहां पर 4 परतों से। लिखो लैम्बर्ट के समान, लैम्बर्ट के समान, लेकिन निडल चारों परतों से होकर गुजरती है। लेकिन निडल चारों परतों से होकर गुजरती है, लेकिन निडल चारों परतों से होकर गुजरती है। गुजर गई? दिक्कत? देखो, हमने क्या है ना कि सर्जरी हमने सीखी है एरर और लर्न, गलती करी और सीखा हमने। रूमर के ऊपर पहले हमने सिंपल इंटरप्रेट लगाए थे, है ना? फिर हमने देखा कि यार इन्फेक्शन हो गया इसके अंदर, तो क्यों इन्फेक्शन हुआ? रूमन की साइज बड़ी थी, बाहर निकल रहे थे। फिर हमने सोचा कि यार सिंपल कंटिन्यूस लगा के देखते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने सिंपल कंटिन्यूस लगा के देखे, फिर बाद के अंदर फिर पता लगा कि सिंपल इंटरप्रेट से तो अच्छे हैं, लेकिन लीकेज तो फिर भी हो रहा है। फिर हमने ये वाले लगा के देखे, ये वाले लगा के देखे, बोले सिंपल इंटरप्टेड और सिंपल कंटिन्यूस से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां से टाके लगा रहे हैं वहीं से ही द्रव निकल के आ रहा है। फिर हमने लैम्बर्ट लगा के देखे, बोले यार हाँ अब लैम्बर्ट ठीक है हमारे पास, है ना? तो टाइप्स ऑफ सूचर हमने बनाए हैं हमारे हिसाब से, लेकिन बेस्ट कौन सा है उसकी बात है ना? आपको आते नहीं लैम्बर्ट लगाने, रोमन खुली हुई है, बंद तो करनी है, बंद करनी है, आप सिंपल इंटरप्रेट लगा, कौन पूछ रहा है वहां पर आपको, है ना? तो एरर और लर्न, हमने गलतियां करी है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई है तो हमने उसमें सुधार करने के लिए फिर अल्टरनेट के ऊपर गए हैं हम वहां पर। ठीक है ना? निडल थी हमारे पास में, हम निडल से लगा रहे थे, निडल टूट गई, अब क्या करें? हमने कहा गूदड़ी सुलने वाली सुई लिया भैया, तो गूदड़ी सुलने वाली सुई से फिर हम हाथ से लगा रहे थे, अब वो घुस नहीं रही थी स्किन के अंदर। हमने कहा यार कुछ तो चीज को पकड़ने का जुगाड़, हमने निडल होल्डर बना दिया। फिर हमने कहा कि निडल होल्डर से बढ़िया तो आर्टरी फोर्स से भी, इससे भी तो पकड़ में आ रहा है, इसमें तो ग्रुप आई जा रही है। हमने उस आर्टरी फोर्स से पकड़ा, फिर आर्टरी फोर्स में पकड़ के लगाए, तो हमने देखा कि स्ट्रेट निडल के अंदर हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, कर्व निडल होते हुए घूम जाती थी। हमने कहा यार निडल होल्डर चाहिए स्पेसिफिक, और उसके बीच में खांच बनाते हैं एक बार, जो इस गैप को या इस एंगल को भर सके। हमने फिर निडल होल्डर बना दिया। तो चीजें सीखी हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ऐसा नहीं कि किसी किताब में लिखा हुआ था और इन्होंने खोज कर लिया ऐसे। किसी लिखने वाले भी हम ही थे, सीखने वाले भी हम ही थे, इसीलिए। तो जो कोई भी सूचर आप लगा रहे हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आपके लिए कौन सा इजी है वो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन बात यह है कि सही कौन सी है। लगाने के अंदर तो इंटेस्टाइन के अंदर आप लगा तो लैम्बर्ट लगा दो, कोई वो कौन मना करने वाला है। लेकिन स्पेसिफिक की जहां पर बात करेंगे तो वो कौन सी आएगी? शिमिडेन सूचर आएगी। ठीक है ना? एक जर्नी सूचर और आता है, CZERNY, जर्नी सूचर। लैम्बर्ट सूचर को डबल लाइन में लगाना, जर्नी सूचर। लैम्बर्ट सूचर को डबल लाइन में लगाना, लैम्बर्ट सूचर को डबल लाइन में लगाना। ठीक है? अब डबल लाइन में कैसे लगाओगे? ये घाव का किनारा था, ये 4 पॉइंट थे आपके, यहां पर भी 4 पॉइंट थे, फिर गैप देके ये 4 पॉइंट, निडल डाली यहां से निकाली, निडल डाली यहां से निकाली। अब गांठ लगा सकते थे आप, आपने गांठ नहीं लगाई, जस्ट इसके पास में से एक बार और निडल डाली, एक बार और निडल डाली। अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपने बांध दिया, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गई, लेकिन मेटेरियल ज्यादा लग गया हमारा,
और चूंकि ऑब्जर्वेबल सुचरिंग मेटेरियल काम में ले रहे हैं अपन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, तो फिर हमारे को महंगा भी पड़ रहा है, तो जनरली इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हो गई, लीकेज की संभावना जो 0.01% थी वो भी कम हो गई, लेकिन वो 0.01% के खातिर इतना पैसा थोड़ी खर्च कर देंगे। तो डबल रो के अंदर लगा दो तो इसको क्या बोल देंगे, जर्नी सूचर। ठीक है, तो वापस से सुन लो, 4 लेयर हैं हमारे पास में, जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं, बाहर की तरफ सिरोसा है, उसके बाद में मस्कुलरिस प्रोप्रिया है, उसके बाद में सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर की तरफ म्यूकोजा लेयर। ठीक है ना, कोशिश ये करनी है कि म्यूकोजा लेयर को डैमेज ना करें हम। क्यों? क्योंकि म्यूकोजा लेयर अगर डैमेज हो गई तो यहीं से ही लीकेज हो जाएगा, फिर आर पार जो पाथ बन जाएगा उसी से लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए निडल को तीनों लेयर से प्रिक करनी है, सिरोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सब म्यूकोजा। अब अपन हिस्टोलॉजी के अंदर ऐसा तो नहीं कि माइक्रोस्कोप लेके बैठेंगे अपन वहां पर कि भाई तीनों लेयर से गुजरी है कि नहीं गुजरी, 2 लेयर से भी गुजर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। बात सिर्फ इतनी है कि म्यूकोजा से होकर नहीं गुजरनी चाहिए। क्लियर? लगाने के तरीके के अंदर वही इंसिजन लाइन है आपकी, वही 4 पॉइंट है आपके, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, वही ए बी सी और डी। निडल को ए पॉइंट से डालना है और बी पॉइंट पर बाहर निकाल लेना है, निडल को सी पॉइंट से डालना है और डी पॉइंट से बाहर निकाल लेना। ऐसा मत कर देना कि ए से बी में निकालने के दौरान फिर यहीं पे गांठ लगा दो, क्या काम आएगी वो गांठ? नहीं, कहीं तुम धागे को काट दो यहां से, ऐसा नहीं करना। सेम निडल को ए से बी पर प्रिक करोगे और उसी निडल को सी से डी पर प्रिक करोगे, और ए और डी ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ऊपर गांठ लगाएंगे अपन। ठीक है ना, लैम्बर्ट सूचर के अंदर चूंकि इंसिजन लाइन हमारी ये है और टांकों की लाइन ये है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री पे। इसीलिए कहा इंसिजन लाइन से 90 डिग्री पर लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसको इंसिजन लाइन से पैरेलल अगर लगाओगे तो इसको क्या बोल देंगे? कुशिंग। क्या बोल देंगे? कुशिंग सूचर। ठीक है, शिमिडेन सूचर याद रखोगे स्पेसिफिक इंटेस्टाइन के लिए, 3 याद रखने, 2 मैंने लिखवाए हैं, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से। लैम्बर्ट, कुशिंग और शिमिडेन, ये 3 याद रखोगे स्पेसिफिक। क्लियर? सी नंबर पे अदर सूचर लिखे हैं अपन ने, हेडिंग डालो अदर सूचर। क्या? सेम सेम ही मिलेगी अपने को। हिस्टोलॉजी अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा सेम है हमारे पास में। ठीक है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर वहां पर 3 लेयर चल रही है यूट्रस के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, है तो मसल लेयर ही वो भी, इसलिए। अदर सूचर, अदर सूचर के अंदर सबसे पहला नाम आता है पर्स स्टेरिंग सूचर। पर्स स्ट्रिंग सूचर, लिखो सबसे पहले पर्स स्ट्रिंग सूचर। पर्स स्ट्रिंग सूचर, पर्स स्ट्रिंग सूचर। शादियों में गए हो? शादियों के अंदर जैसे घर की शादी हो तो आपने ज्यादा नोट किया होगा, एक लाल कलर की थैली होती है जिसके अंदर पैसे ब्याई पैसे वैसे रखते हैं छोटा सा, और उसके ऊपर की तरफ ऐसी तो थैली होती है, यहां पर एक अलग से कवरिंग रखी जाती है और इसके अंदर धागा डाल दिया जाता है। जैसे इस धागों को खींचोगे तो इसका मुंह बंद हो जाता है, देखी होगी। नहीं, जब डेथ होती है किसी की तो वो हड्डियां वड्डियां लेके जाने के लिए सफेद थैली, ध्यान रखना शादियों के अंदर लाल थैली होती है और वहां पर सफेद थैली होती है ना। तुम कहीं 7 थैली बनवा लो, लट पड़ जाएंगे, ध्यान रखना, डोगरे बहुत खराब होते है ना। वो तुमसे थैली बनाने लगे, तुम सफेद थैली ले जाओ, डोगरा कहेगा कि मेरे को लेके जाएगा क्या इसमें। तो ये बेसिकली क्या होगा कि अगर इन दोनों किनारों को खींचा जाए तो इसका मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, हमारे से पूछा जाता है कि इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? पर्स स्टेरिंग सूचर का उपयोग करते हैं हम प्रोलेप्स के केस के अंदर। किसके अंदर? प्रोलेप्स। किस किस का? यूट्रस का हो सकता है, ब्लड एनएस का हो सकता है और वेजाइना का हो सकता है।
इनके प्रोलेप्स के केस के अंदर अपन ये काम में ले सकते हैं। होता क्या है वो सुनो। प्रोलेप्स के केस के अंदर कहा था कि नेचुरल ओपनिंग है, ये नेचुरल ओपनिंग है मान लो एनएस की, ये नेचुरल ओपनिंग मान लो वेजाइना की, अंदर की तरफ यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है। पलटकर अगर इस नेचुरल ओपनिंग से बाहर की तरफ आ गया ये इस प्रकार से, तो इसे अपन क्या बोल देते हैं, प्रोलेप्स, ठीक है। आपने प्रोलेप्स मास को अंदर की तरफ किया, यानी नेचुरल पोजीशन के अंदर लेकर आए, लेकिन हमारा जानवर रुक नहीं रहा है जोर करते समय, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए आपको इस ओपनिंग को छोटा कर देना है। छोटा कर दोगे ऑर्गन बड़ा हो जाएगा, ऑर्गन बड़ा हो जाएगा तो इससे बाहर की तरफ नहीं आएगा। प्रोलेप्स का यही ट्रीटमेंट है हमारे पास में। या तो इंजेक्शन लगा दो कि जोर ना करे डाइसाइक्लोमिन, लेकिन अगर बार बार जोर कर रहा है, अगर आपको लगता है कि ऐसा वापस से हो सकता है, उस केस के अंदर अपन कौन सी सूचर काम में लेते हैं, परसिस्टेरिंग सूचर। मान लो ये एनएस की ओपनिंग है या वेजाइना की ओपनिंग है, निडल को इधर से डाला, यहां पर बाहर निकाला, यहां से डाला, यहां पर बाहर निकाला, यहां से डाला, यहां पर बाहर निकाला, और यहां से डाला, यहां पर बाहर निकाला, ठीक है। दो मुंह हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर इन दोनों को आप खींचोगे तो एनएस की ओपनिंग क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑर्गन बाहर आ रहा था वो ऑर्गन बाहर नहीं आएगा। इसे ही कौन सा सूचर बोलेंगे, परसिस्टेरिंग सूचर। स्पेसिफिक है प्रोलेप्स के केस के लिए, और कहीं पर भी काम में नहीं लेंगे। क्लियर। सेकंड नंबर पे बात करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो दो नाम आते हैं हमारे पास में। पहला तो आता है वर्टिकल मैट्रेस सूचर, वर्टिकल मैट्रेस सूचर, और दूसरा नाम आता है हॉरिजेंटल मैट्रेस सूचर, हॉरिजेंटल मैट्रेस सूचर। पहले नंबर पे कौन सा है, वर्टिकल मैट्रेस, और दूसरे नंबर पे हॉरिजेंटल मैट्रेस। कंडीशन एज्यूम करो आपने सींग काटा है, क्या काटा है, सींग। ये स्किन थी, बीच के अंदर सींग था, फिर यहां पर सींग ऊपर की तरफ है यहां पर, ठीक है। सींग को आपने काट दिया, यहां से काट दिया। काटने के बाद में अब टांके तो लगाने ही हमारे को, टांके लगाने हैं, तो आपने क्या किया, स्किन को इधर की तरफ खींचा और स्किन को इधर की तरफ खींचा, ठीक है। दोनों कंडीशन अज्यूम करो। यहां पर इंसिजन लगाया आपने एक तो स्किन के ऊपर यहां पर, ठीक है। गांव के किनारे ज्यादा दूर होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल स्किन इतनी तो है ही, यहीं तक थी, आपने इंसिजन लगाया, थोड़े से दूर हो गए, आपने टाके लगाए, वापस पास में आ गए। लेकिन यहां पर सींग वाली जगह के ऊपर तो स्किन तो थी नहीं ना, यहाँ पर तो सींग ही था। इसका मतलब इतनी स्किन क्या पड़ गई, कम पड़ गई। अब हम इसके अंदर लगाना चाह रहे हैं सिंपल इंटरप्टेड सूचर। कौन से लगाना चाह रहे हैं, सिंपल इंटरप्टेड। यहां से नेडल डाली, यहां से प्रिक करी, और इन दोनों किनारों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप इन दोनों किनारों को बांधने के लिए खींचोगे, चूंकि स्किन यहां पर थोड़ी सी कम है, तो स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो या तो ये पास में आ जाएंगे, और नहीं पास में आएंगे तो आप थोड़ा ज्यादा जोर लगाओगे, थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाओगे तो उस केस के अंदर आपका जो धागा है वो स्किन को तोड़कर ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्किन की भी तो अपनी एक कैपेसिटी है धागे को रोकने की। धागा बाहर आ गया, अब आपके पास में दिक्कत हो गई, क्योंकि जब सिंपल इंटरप्टेड ही नहीं लग रहा तो सिंपल कंटिन्यूस तो लगा ही नहीं सकते। तो बेसिकली हॉरिजेंटल मैट्रेस और वर्टिकल मैट्रेस सूचर का उपयोग हम उस जगह पर करते हैं जहां पर टेंशन ज्यादा होती है, तनाव ज्यादा होता है, ठीक है ना, वहां पर ही काम में लेते हैं। इसीलिए इन दोनों को हम टेंशन सूचर कहते हैं। कौन से सूचर, और इस टेंशन को कम करने के लिए, इसको रिलैक्स करने के लिए हम लगाते हैं दोनों, इसलिए इनको रिलैक्सेशन सूचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो टेंशन सूचर या रिलैक्सेशन सूचर। किस लिए, क्यों, क्योंकि वहां पर काम में लेना है जहां पर तनाव ज्यादा है, वहां पर, ठीक है। पूछा आता है वर्टिकल मैट्रेस का उपयोग कहां पर करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम टीट फिस्टुला के केस में, और हॉरिजेंटल मैट्रेस का उपयोग करते हैं हम हॉर्न कैंसर, हॉर्न कैंसर या हॉर्न एम्पुटेशन, हॉर्न एम्पुटेशन के समय। लगाने का तरीका भी देख लो, ठीक है। सींग को काटा है अपन ने, काट कूट के सारा सब कुछ काम कर लिया। इंसिजन जो लगाते हैं वो इलिप्टिकल इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन को थोड़ा इधर की तरफ आगे बढ़ाएंगे, इंसिजन को थोड़ा सा इधर की तरफ आगे बढ़ाएंगे, यहां तक ले लिया, तो थोड़ा सा इंसिजन कुछ ऐसा हो गया हमारा, ठीक है। स्किन को खींच रहे थे लेकिन स्किन खींच नहीं रही थी, यहां पर हमने क्या किया, कैंची ली,
कैंची को बोन और स्किन के बीच के अंदर डाला और कैंची को खोला हमने इस प्रकार से, है ना। बंद करोगे तो कटेगा, काटना नहीं है हमारे को, कैंची को अंदर डालना है स्किन और इसके बीच में। जैसे मान लो ये शर्ट और ये मान लो बोन है, ये वाली, ये शर्ट को आप स्किन मान लो, इसके अंदर डालना है ऐसे और कैंची को खोलना है। कैंची को खोलोगे तो जो स्किन और बोन को जोड़ी हुई जो संरचना है, टिश्यू है, वो दूर दूर हो जाएगा। दूर दूर होने की वजह से थोड़ी सी स्किन और ज्यादा आसानी से आगे की तरफ खींच जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडरमाइनिंग। एक टर्म काम में लेते हैं, अंडरमाइनिंग। क्या नाम है? अंडरमाइनिंग। यानी अंडरमाइनिंग यानी अंदर की तरफ खोलना, स्किन के नीचे डालेंगे और कैंची को खोलेंगे, इसको बोलते हैं अंडरमाइनिंग। त्वचा अगर स्किन से डिटेक्ट होगी तो आसानी से खींच जाएगी हमारी, ठीक है। अंडरमाइनिंग करेंगे, अंडरमाइनिंग करने के बाद में हमारे को लगाने हैं इसके ऊपर सूचर। मान लो ये घाव है, ठीक है। अब लाना तो है ही, वही 4 पॉइंट जो अपन ने लैम्बर्ट के अंदर बनाए थे, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। वहां पर ए से डाला था और बी से बाहर निकाला था, सी से डाला था और डी से बाहर निकाला था, ए और डी को बांध दिया था, ठीक है। यहां पर कंडीशन हमने ये करी है, ए से निडल को डाला है और डी पॉइंट पे बाहर निकाला है, और सारी परतों से होकर गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पर तो सिरोसा विरोसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो स्किन ही है भाई, स्किन ही था। पूरी स्किन के आर पार निडल को डाला और दूसरी तरफ से अंदर से होते हुए डी पॉइंट पे निकाल लिया। अब निडल को घुमाया हमने 180 डिग्री पर, किधर की तरफ? 180 डिग्री। जब डाला था तब तो डायरेक्शन ये थी, अब हमने निडल को घुमाया है 180 डिग्री इधर की तरफ। सी पॉइंट से निडल को डाला और बी पॉइंट पर बाहर निकाल लिया और ए और बी को बांध दिया, है ना। कंडीशन अज्यूम करो, फार फार, नियर नियर, हुई कि नहीं हुई? इसी को नाम क्या दिया अपन ने? वर्टिकल मैट्रिक्स। फार फार, नियर नियर। कौन सी मैट्रिक्स लगी? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स जो होती है वो इस इंसिजन लाइन के 90 डिग्री पर लगती है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री के ऊपर। क्लियर? अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर ये पॉइंट हमारे पास में, आपने क्या किया, निडल को यहां से डाला और यहां से बाहर निकाल लिया, ठीक है। वहां पर कुशिंग के अंदर तो यहां से डाल रहे थे, हमने इस निडल को 180 डिग्री पर रोटेट किया और यहां से डालकर यहां से बाहर निकाला और इन दोनों को बांध दिया। लगे वही हैं इंसिजन लाइन के पैरेलल, है ना, लेकिन निडल को 180 डिग्री रोटेट करना पड़ा हमारे को, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर भी और वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर भी। तो अगर 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो इसके अंदर आएंगे ये वाले, और अगर डायरेक्ट है, निडल की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है हमारे को लैम्बर्ट और कुशिंग के अंदर, वहां पर निडल हमारे को सेम डायरेक्शन के अंदर ही रखनी है बस। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के लगाने के समय। तो स्पेशली अगर बात करते हैं टीट फिस्टुला की केस के अंदर, टीट फिस्टुला होता क्या? बकरी चढ़ने के लिए गई थी, कांटों के बीच में चल रही थी, कांटा लग गया जिसकी वजह से थन फट गया, फटने से दूध निकलने लग गया। तो एबनॉर्मल ओपनिंग बेसिकली फिस्टुला कहलाती है, कि जहां से नहीं निकलना चाहिए था वहां से निकलने लग गया, ठीक है। तो सामान्य रूप से वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर हम लगाते हैं टीट फिस्टुला केस में, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर लगाते हैं हॉर्न एम्पुटेशन केस में, ठीक है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये वाले। अब होता क्या है जनरली, वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर फील्ड के अंदर ना तो कोई एलएसए लगाता है ना कोई फर्जी वाले लगाते हैं, वही सिंपल इंटरप्रेटेड या सिंपल कंटिन्यूस लगा के छोड़ देते हैं। जब लगा रहे होते हैं उस टाइम पे तो दूध होता नहीं थनों के अंदर, थनों के अंदर दूध नहीं होता तो लग जाते हैं उस टाइम तो। लेकिन जैसे ही थन के अंदर दूध भरना शुरू होता है, थन के ऊपर वापस से प्रेशर पड़ना शुरू होता है, तो थनों से दूध बाहर आने, टांकों के बीच में से आने लग जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो गई वहां पर। तो एग्जैक्ट जब बोल रहे हैं कि टीट फिस्टुला में ही वर्टिकल मैट्रिक्स लगाते हैं, तो जब टीट फिस्टुला का केस मिले तो वर्टिकल मैट्रिक्स ही लगाना वहां पर ये नहीं बचने के लिए आप ये लगा दोगे। आप बच नहीं रहे हो, आप मरने के काम कर रहे हो। क्यों मरने का काम कर रहे हो? ओनर से पैसे लिए अपन ने और वहां पर दूध आ रहा है, ओनर वापस फोन करेगा, डॉक्टर साहब कहीं टाका लगा गया हो, है, 2 गाली मन में निकालेगा, आपको सुनाई भी देगी वो। सही है कि नहीं? जब ओनर पैसे देता है तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप सही करके जाओ, तो वहां पर फिर आपको स्पेसिफिक काम में लेना पड़ेगा। कई बार केस ऐसा भी होता है कि घाव पूरा ठीक हो गया लेकिन थोड़ा सा गैप रह गया, इसकी वजह से यहाँ से दूध बाहर निकल रहा होता है। ओनर कई बार इस पे बीड़ी का बंडल का जो कागज होता है ना, थूक लगा के चिपका देता है ऐसे, और वो चिपक भी जाता है, पता नहीं क्या है उसके अंदर, है ना, हकीकत के अंदर, है ना, गंदा लग रहा होगा आपको, लेकिन वो हकीकत में करते हैं सर, कई बार चिपक भी जाते हैं। लेकिन कागज चिपकाना परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी है। उस केस के अंदर चूंकि घाव तो पूरा भर गया, खून तो आ नहीं रहा,
है ना, लेकिन छेद तो रह गया यहाँ पर, दूध तो टपक रहा है। उस केस के अंदर घाव को वापस से आपको फ्रेश वुंड बनाना पड़ेगा। घाव के किनारों को दोनों तरफ काटना पड़ेगा, काटने के बाद में खून निकालना पड़ेगा, क्योंकि टांके लगाने के बाद में चिपकेगा तब जब जहां पर लाइव टिश्यू होगा, डेड टिश्यू के केस के अंदर चिपकेगा नहीं। तो वापस से घाव को फ्रेश वुंड, एज ए फ्रेश वुंड ट्रीट करोगे उसको, इंसिजन लगाओगे दोनों तरफ। इंसिजन लगाने के बाद के अंदर जैसे मान लो ये छेद था, है ना, अब छेद के घाव के किनारे तो भर गए यहाँ पर, अब यहाँ पर टांका लगाओगे तो भी जुड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि घाव के किनारे तो भर चुके हैं। आप इसके अंदर इंसिजन लगाओगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ, और ये जो घाव के किनारे हैं इन घाव के किनारों को काट दोगे, खून निकलना चाहिए इनके अंदर। अब आप टांके लगाओगे यहाँ पर, वर्टिकल मैट्रेस सुचो लगाओगे, तब जाके ये पूरा भर जाएगा। बाद के अंदर टांके भी काटते हैं क्योंकि अपन सिल्क से लगा रहे हैं इनको, है ना, क्योंकि टांके ने लगा दिया आपने, दूध नहीं निकला तो अच्छे से हील हो जाएगा, अगर दूध निकलने लग गया तो उस केस के अंदर ये छेद वाले काम हो जाते हैं, तब वापस से आपको सूचर लगाने पड़ेंगे। तो स्पेसिफिक सूचर है वर्टिकल मैट्रेस टीथ फिस्टुला के केस के अंदर, और स्पेसिफिक सूचर है ये हॉर्न एम्पुटेशन के केस के अंदर, ठीक है ना। टेल एम्पुटेशन जब करते हैं तो उसके अंदर फ्लैप मेथड काम में लेते हैं अपन। फ्लैप क्या मतलब, वी शेप के अंदर अपन काटते हैं, है ना। तो यहां पर कई बार पूछा जाता है कि फ्लैप मेथड किसके अंदर काम में लेते हैं, तो उसकी बातें अपन आगे करेंगे। आपको सिर्फ अभी याद रखना है प्रोलेप्स के केस के अंदर परसिस्टेंट, वर्टिकल मैट्रेस टीथ फिस्टुला केस में, और हॉर्न एम्पुटेशन के केस के अंदर हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। इसी के आगे चौथे नंबर पे नाम वापस से मैं लिख देता हूं आपके लिए, ओवरलैपिंग सुचर। कौन सी सुचर, किसके अंदर, हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए, किसको बंद करने के लिए, हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए। स्पेसिफिकली और बात करें, पांचवें नंबर पे आती है क्विल्ट सुचर। कौन सी सुचर, क्विल्ट सुचर। क्विल्ट सुचर काम में लेते हैं एयर हीमेटोमा के अंदर, किसके अंदर, एयर हीमेटोमा, डॉग के अंदर। बनेली या जेड सुचर आती है, या जेड सुचर। इनका उपयोग किया जाता है टेंडन के अंदर, किसके अंदर, टेंडन के केस के अंदर। क्या टेंडन अगर कट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए फिर हमारे किसकी आवश्यकता पड़ती है, बनेलिया जेड सुचर की। कोई नहीं पूछेगा कैसे लगाता है, स्पेसिफिक है, आपसे लगनी भी नहीं है, मैं बता भी दूंगा ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होता। सर्जरी के अंदर जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हवा में बातें मैं चाहे कितनी कर लूं उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। मन की आंखों से घने देख लो, घाव के किनारे ऐसे नीडल डालनी है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, जब तक लगाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। स्पेसिफिक है, हर जगह लगा रहे हैं, इसीलिए अदर सूचर के अंदर नाम लिखा है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि अदर के अंदर कौन से सूचर आते हैं, नहीं, सीधा क्वेश्चन। वर्टिकल मैट्रेस कहां पर, टीट फिस्टुला, प्रोलेप्स के केस में पर्स स्टेरिंग, बनेलिया जेड सूचर टेंडन के अंदर, क्विल्ट सूचर एयर हेमोटोमा, स्पेसिफिक सब जगह। ऐसे कैसे याद रखने हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टेल एम्पुटेशन में भी हॉरिजेंटल सूचर लगाते हैं क्या, टेल एम्पुटेशन के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ती हॉरिजेंटल मैट्रेस की। क्या, जो लिगामेंट जुड़ते तो नहीं है, लेकिन सूचर के भरोसे रुके जरूर रह जाते हैं। हेलो, हाँ बोस। क्या,
लिखने दो, लिखने दो सर। टेल एम्पुटेशन में भी हॉरिजॉन्टल मैट्रेस लेते हैं क्या? टेल एम्पुटेशन के अंदर स्किन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता है कि आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रेस लगाने की जरूरत पड़े। हाँ, वैसे ही इंटेक्ट आ जाता है उसके अंदर। वो भी लिखोगे वर्टिकल मैट्रेस और हॉरिजॉन्टल को, टेंशन सूचर या रिलैक्सेशन सूचर, दोनों नाम लिखोगे, क्योंकि टेंशन कम करके रिलैक्स करने का काम करती है, इसीलिए इनको टेंशन सूचर या रिलैक्सेशन सूचर भी कहते हैं। अट्रेशिया नहीं, क्रिस क्रॉस, वो इंसिजन होता है, सूचर थोड़ी होता है। जल्दी से लगाते नहीं अपन, वो घाव वहां पे भरवाना थोड़ी है हमारे को। अट्रेशिया नहीं के केस के अंदर एनएस की ओपनिंग नहीं होती है, तो अट्रेशिया नहीं के अंदर क्रिस क्रॉस इंजेक्शन इंसिजन लगाते हैं अपन ओपनिंग के ऊपर ही, तो वो घाव ऑटोमेटिक भरेगा वो। अगर आप सूचर लगा दोगे तो फिर से बंद हो जाएगा वो तो। लिख लिया? इसकी प्रॉब्लम है सर, 1 घंटे बाद में कहना बैठा नहीं रह सकता, घंटे भर बाद में इसको उठना ही पड़ता है ना। कईयों की प्रॉब्लम है, तुम्हारे में से ये 1 घंटा हो गया नहीं, अब तो या तो मैं जान दे दूं या मैं बाहर चले जाऊं, फिर तुम्हारे को पता है कि बाहर जाने के लिए कुछ बोलेंगे तो है नहीं। लिखो इसके अंदर। आज सेम सेम से हो रहे हैं यार सर, छुट्टी कराओ 3 दिन की। मैंने इन बच्चों लिख दिया एप्लीकेशन, इनकी पता है क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी। जी बॉस। है एक रिटेंशन सूचर और होते हैं, और एक फिगर ऑफ 8 रहता है। फिगर ऑफ 8, 8 का मतलब 8 से है यहाँ पर। इसका उपयोग करते हैं लेपेरोटोमी, लेप्रोटोमी।
वुंड को बंद करने के लिए और ये स्वाब या गोज को रिटेन करने के लिए। दोनों लिखो फिर बात करते हैं। लेप्रोटोमी का मतलब होता है उदर गुहा को ओपन करना। थोरेकोटोमी का मतलब हो जाए थोरेसिक कैविटी को ओपन करना। हार्ट का ऑपरेशन करना है तो थोरेसिक कैविटी को ओपन करना पड़ेगा। अगर रूमेनोटोमी करनी है अगर आपको तो पहले अब्डोमिनल कैविटी को ओपन करना पड़ेगा। तो अब्डोमिनल कैविटी को ओपन करना कहलाता है लेप्रोटोमी। लिख लिया? देखो इधर एक इंसिजन लगाया आपने अब्डोमिनल कैविटी की स्किन के ऊपर, है ना। पैरालंबर फोसा के अंदर रूमेनोटोमी करनी थी आपने। पहले स्किन के अंदर इंसिजन लगाया जिसकी वजह से अब्डोमिनल कैविटी ओपन हो गई, और उसके बाद के अंदर दूसरा इंसिजन लगाया आपने रूमन के ऊपर जिससे रूमन भी ओपन हो गई। ठीक है, रूमन के अंदर जो कुछ करना था आपको वो आपने किया, पॉलीथीन थैली लोया वोया जो भी निकालना था वो आपने निकाला। उसके बाद में रूमन को कर दिया बंद। रूमन को बंद करने के लिए आपने काम में लिया लैम्बर्ट सूचर। कौन सा सूचर? लैम्बर्ट सूचर। अब हमारे को इस अब्डोमिनल कैविटी को बंद करना है तो इस स्किन के ऊपर सूचर लगाने पड़ेंगे। सही है। इस स्किन के ऊपर सूचर लगाने के लिए, इस लेप्रोटोमी वुंड को बंद करने के लिए अपन कौन सा लगाते हैं? फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 का मतलब कि 8 बनना चाहिए। 8 कैसे बनेगा वो सुनो। ये 4 पॉइंट है हमारे पास में, ए बी सी डी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास में कि ए पॉइंट से निडल डालो और बी पॉइंट पर बाहर निकाल लो। ठीक है, और फिर वापस इसी निडल को इसी डायरेक्शन में सी पॉइंट से डालो और डी पर बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहां से तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी, ए और डी को बांध देंगे तो 8 जैसा बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, और या फिर दूसरा तरीका है आपके पास में, ऐसा नहीं करना चाहते तो उस केस के अंदर आप ए पे निडल डालो और सी पर बाहर निकालो, और सी बी पे डालो, फिर इसी को ऊपर की तरफ लेकर यहां पर डी पर बाहर निकालो, ए और डी को बांध दो। तो एक तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, 8 जैसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8। तो हर बार आपको ऐसे ही करना है जब तक पूरा लेप्रोटोमी वुंड बंद नहीं हो जाता। ठीक है, टांके लगा दिए स्किन के ऊपर। टांके लगाने के बाद में यहाँ पर पट्टी वट्टी भी तो बांधनी पड़ेगी ना। आपने यहाँ पर पट्टी बांध दी, बांधने के बाद में चिपका दी, टेप से चिपका दी भाई, और तो क्या करोगे। बाकी ऐसे थोड़ी कि पूरे पेट के ऊपर पट्टी बांध के ऊपर से लेकर जाओगे, नहीं। गाय कितनी बड़ी, कितनी पट्टी वो खराब करोगे। उस केस के अंदर आपने चिपका दिया तो टेप भी यहाँ पर चिपकेगी नहीं, कारण है क्योंकि स्किन के ऊपर गंदगी वगैरह डर्मिस वगैरह रहती है तो वो चिपकती नहीं ढंग से। उस केस के अंदर आपने यहाँ पर पट्टी बांधी, इस वुंड के ऊपर ये पट्टी लगा दी आपने। अब इस गोज लगा दी, मतलब बीटाडीन वगैरह लगा लोगों की यहाँ पे रख दी अपन। हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी को रोक ही रहे बस ये। उस केस के अंदर क्या करेंगे,
स्किन के ऊपर छोटी सी बाइट तो इधर से लेंगे, हल्का सा बस, निडल स्किन छोटी सी हल्की सी स्किन के अंदर होकर जाएगी थोड़ी सी यहाँ पर, और गांठ लगा देंगे हल्की सी, और वो भी स्लिप नोट लगाएंगे खुलने वाली, है ना। एक यहाँ पर लगा दी और एक यहाँ पर लगा दी, 3 ये सूचर लगा दिए सिर्फ इस गोज को रोकने के लिए। जब आपको चेंज करना होगा आप स्लिप नोट को खोलोगे, खोलने के बाद में पट्टी को हटाओगे, पट्टी को हटाने के बाद में दूसरी पट्टी जो चेंज करनी है वो लगाओगे और वापस से गांठ बांध दोगे। हर बार आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है वाला, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिटेंशन सूचर। क्या बोलते हैं? रिटेंशन सूचर। तो रिटेंशन सूचर वहां पर काम में लेनी है आपको कि स्किन के बाहर की तरफ कोई घाव हो रहा है, आपको पता है कि पट्टी लगाना जरूरी है, खुला छोड़ दूंगा तो मक्खियां वगैरह बैठेगी, मैगट वुंड हो गया तो हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए फिर अपन रिटेंशन सूचर इस गोज को या इसको रोकने के लिए अपन लगाते हैं। तो फिगर ऑफ 8 तो है लेप्रोटोमी वुंड को बंद करने के लिए, और रिटेंशन सूचर है इस स्वाब या गोज को रोकने के लिए, उसी पोजीशन में रोकने के लिए, ठीक है ना। बस रुक जाए वहां पर। नोट स्लिप नोट लगानी है हमारे को, क्योंकि पक्की नोट लगा दी तो अब पट्टी चेंज करने की बारी आएगी तो फिर आपको टांके काटने पड़ेंगे, तो काटने नहीं है हमारे को हर बार जब तक घाव ठीक नहीं होगा तब तक वो रोकना है बस। वहां दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांठ लगा तो दी आपने, मान लो ये धागा था, यहां पर आपने गांठ लगा दी ये वाली यहां पर, फिर इस धागे को कितना छोड़ना चाहिए, मतलब कितना ऊपर से काटे। ज्यादा गांठ के पास में से काट दोगे तो गांठ खुल जाएगी आपकी, ज्यादा ऊपर से काटोगे तो धागा ज्यादा बर्बाद होएगा। तो क्या डिस्टेंस होनी चाहिए कि जिसके ऊपर से धागा काटना चाहिए? 1/8 से 1/4 इंच धागा ये छोड़ देना चाहिए गांठ लगाने के बाद। नोट डाल के लिखो, गांठ लगाने के बाद, गांठ लगाने के बाद, गांठ लगाने के बाद 1/8 से 1/4 इंच धागा, 1/8 से 1/4 इंच धागा, 1/8 से 1/4 इंच धागा छोड़ना चाहिए, इससे ऊपर की तरफ काट देना चाहिए मतलब, ठीक है। घुलनशील वाले जो सूचक मटेरियल है वो तो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर काम में आएंगे, ठीक है, उनको तो आपको काटने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन त्वचा के ऊपर जो अघुलनशील मटेरियल आप काम में लोगे उसको तो हटाने पड़ेंगे हमारे को, वरना तो वो कब तक रहेंगे वहां पर। कितने टाइम बाद में टाके काट देने चाहिए? एक रेंज काम में लेते हैं अपन 7 से 14 दिन। अच्छा, फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग पड़ी अपन ने कितने दिन में? ठीक है, तो इतने टाइम बाद में हम ये मान के चलते हैं भाई हमारा घाव भर गया होगा तो हम टाके काट सकते हैं। डिपेंड करेगा कि घाव की कंडीशन क्या है। तो ये 7 से 14 दिन तो अपने लिए मान के चलते हैं, क्योंकि हमने टाइम से टाइम ड्रेसिंग भी करते हैं, हिलाते डुलाते भी नहीं है, डिस्ट्रप्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक रहता है। तो और एक क्वेश्चन पूछा था कि एयर हीमेटोमा के केस में कितने दिन बाद में? 21 दिन बाद में। नोट डाल के लिखो। त्वचा के ऊपर से टांकों को, त्वचा के ऊपर से टांकों को, त्वचा के ऊपर से टांकों को, त्वचा के ऊपर से टांकों को 7 से 14 दिन बाद काटना चाहिए या हटाना चाहिए। त्वचा के ऊपर से टांकों को 7 से 14 दिन बाद हटाना चाहिए। कितने दिन बाद? 7 से 14 दिन। नेक्स्ट लिखो, एयर हीमेटोमा में आपको पता है ये एयर हीमेटोमा में क्यूल्टी सूचर लगाए हैं अपन ने, है ना, पढ़ा है ना एयर हीमेटोमा में क्यूल्टी सूचर अभी पढ़ा था अपन ने। कितने दिन बाद के अंदर काटना चाहिए? 21 दिन बाद में। लिखो, एयर हीमेटोमा में सूचर 21 दिन बाद काटते हैं। ईयर हीमेटोमा में सूचर 21 दिन बाद काटते हैं। ईयर हीमेटोमा में सूचर 21 दिन बाद
काटते हैं, काट दोगे? बोले सर अब तो काट देंगे। लिख लिया? दिक्कत यहां तक? तो ये रिमोटमा वाला कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ पूछा जाएगा सूचर का प्रकार और कहां पर लगाते हैं, ये आपसे पूछेगा। ये हमारे लिए याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सा सूचर कहां पर लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। कितने दिन बाद में काटते हैं कोई नहीं पूछता हमारे से, बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है तो सोल्व कर लेना। दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं? ठीक है। हेडिंग डालोगे एनेस्थीसिया। निश्चेतन, निश्चेतन। सर व्हाइट बोर्ड करो। व्हाइट बोर्ड नहीं कर सकते हम, है ना? सर की आंखों के ऊपर बहुत जोर बहुत ज्यादा पड़ता है व्हाइट बोर्ड से, सिर दर्द होने लग जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? या ये सबसे बढ़िया चलता है। जिस कलर से दिक्कत हो वो कलर बता दो भाई तुम, तो भाई सर ये कलर मत लिया करो, वो कलर काम में नहीं लेंगे, उसमें क्या। व्हाइट जब रहता है ना पूरा, मैं तो पास में खड़ा हूं ना, तुम्हारे को तो खैर सब बराबर है। अपने यहां से तो पास में इतने ज्यादा खड़े हैं कि मेरे को दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर बोर्ड के ऊपर ऐसे नहीं ऐसे देखना पड़ता है क्या लिखा है। एनेस्थीसिया लगवाएंगे सर, जल्दी लगने वाला है। अच्छा सोच के देखो चश्मे के साथ में कितना बुरा लगूंगा मैं। सोच के ही नहीं लगा रहा मैं तो अभी तक, डॉक्टर को दिखाने से पहले। चलो एनेस्थीसिया, व्हाई वी नीड दिस, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? दर्द रहित सर्जरी के लिए। इसलिए हमने कहा था कि सर्जरी के दौरान तीन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास में। सबसे पहली है पेन, उसके बाद में ब्लीडिंग, और तीसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए अपन ने एज ए इंसिजन वुंड या क्लीन वुंड हमने ट्रीट किया है, फिर सारे एसेप्टिक मेजर्स फॉलो किए हैं हमने, और पेन से बचने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा? एनेस्थीसिया काम में लेना पड़ेगा। कोई बताएगा एनेस्थीसिया कैसे काम करता है? तंत्रिका काम करना बंद कर देती है। तो क्या लगता है आपको, तंत्रिका को बंद करना ज्यादा जरूरी है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बंद करना ज्यादा जरूरी है? अच्छा चलो थोड़ा सा, टांके काटने की बात चल रही थी, है ना? ये घाव के किनारे हैं, इसके ऊपर आपने लगा रखे हैं टांके। यहां से ये टांका लगा हुआ है, यहां पर गांठ है, और ये दो धागे निकले हुए हैं इसके अंदर से, जो आपने छोड़ दिए था। 1/8 से 1/4 भाग छोड़ा था ना धागे का, ये छोड़ा हुआ है आपके पास में। कैसे काटोगे इसको? कैंची से। मैंने पूछा है कैसे काटोगे, किससे काटोगे ये थोड़ी पूछा है। 10 दिन हो गए हैं, अब आपने ओनर ने फोन किया है आपको और बोला डॉक्टर साहब आओ टांके काट जाओ, है ना? आपने देखा वहां पर जाकर घाव वाव भर गया है, आपको भी लगता है कि टांके काटने चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस साइड से काटेंगे, इस तरफ से निकाल लेंगे। इस तरफ से काटोगे, इस तरफ से निकाल लेंगे। इस साइड कौन सी होती है यार? यहां से काट दूं? अच्छा तुम समझे नहीं मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं। अरे सुन जाओ, ऐसे वैसे नहीं, मैं तुम्हारे से सिंपल सा पूछना चाह रहा हूं। गाय खड़ी है आपके सामने, आपने देख लिया कि घाव तो भर गया, आपको भी लगता है कि टांगे काटने। अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस गाय के लिए, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में क्या करना? ये पूछना चाह रहा था मैं, मेरा मतलब ये था। ऐसे काट देंगे वैसे काट देंगे, वो तो मेरे को ही पता है कि टांके तो काटने ही हैं। ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाई कैंची से काटेंगे, नहीं है तो ब्लेड से काट दो। वेरी गुड सर, तलवार से भी काट लेंगे नहीं होंगे तो। सही है ना?
अच्छा, क्या मैं ये पूछ रहा था एनिमल के साथ में आपकी अप्रोच क्या रहेगी, वो पूछना चाह रहा था मैं तो आपसे। चारा खिलाएंगे, फिर चारा खिलाने से क्या फायदा होगा सर? बिजी हो जाएगी। सर ऐसे तो इंजेक्शन लगाने के लिए भी चारा खिला दो, फिर क्या दिक्कत है? बिजी हो जाएगी, आप इंजेक्शन लगा लो। रेस्टेंट कर लिया आपने, अब आगे बताओ, आगे क्या करना है आपको? क्या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देंगे अपन यहाँ पर। अच्छा सुनो, करना क्या है, सुन लो मेरी बात, है ना? आपको पता ही कितना टाइम हो गया अपने को टाँके लगाए हुए, 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर हमारी जो वुंड है वो तो हील हो गया है, लेकिन ऊपर की तरफ गंदगी लगी हुई है हमारी। पहले तो स्पिरिट से साफ करोगे इस घाव को। किससे साफ करोगे? स्पिरिट से। स्पिरिट से साफ करने के बाद के अंदर इसके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाओगे, ताकि इन्फेक्शन को और ज्यादा कम किया जा सके। ठीक है? निडल होल्डर लोगे, निडल होल्डर से इन दोनों सिरों को पकड़ोगे और पकड़कर ऊपर की तरफ खींचोगे थोड़ा सा, है ना? जैसे ही आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो पहले स्किन के अंदर घुसा हुआ था, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब ये इस पोजीशन से इस वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? किसी भी एक तरफ से, इस तरफ से काट दो चाहे इस तरफ से काट दो, किसी भी एक तरफ से काटोगे इसको और फिर दूसरी तरफ से इसको पकड़कर खींच लोगे, तो ये वाला पोर्शन है वो ये वाला यहां से होता हुआ इधर से बाहर निकल जाएगा। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अब आप हर चीज के लिए कारण पूछ सकते हो। पहले टिंचर से क्यों, स्पिरिट से क्यों साफ किया? गंदगी वगैरह डेब्रिस वगैरह जमी हुई थी, स्पिरिट से साफ हो जाएगी। चूंकि टाके काट रहे हो तो टाके वाला ये वाला जो पोर्शन है वो पूरी पूरी स्किन को क्रॉस करते हुए आएगा, है ना? इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीसेप्टिक काम में लिए अपन ने। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों खींचा? वो इसलिए खींचा क्योंकि अगर आप जस्ट यहीं से काटते, यहां पर गांठ लगी हुई है ये वाली, और अगर आप इसको यहीं से काट देते हैं तो ये छोटा वाला जो पोर्शन है ये हमेशा हवा के संपर्क में रहा है, इसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस है। अगर आप इसको यहीं से काट देते तो ये वाला पोर्शन इस पूरी स्किन को पियर्स करते हुए यहां पर आता, तो संक्रमण को फैलाता हुआ आता। आपने थोड़ा सा ऊपर खींच लिया तो जहां पर इंफेक्शन नहीं था वो वाला पार्ट आ गया यहाँ पर। अब यहां से काट दो आप, अब बाकी बचा हुआ पार्ट इसमें से होकर आएगा, तो इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं होगी। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए टांके काटने के लिए। ठीक है ना? तो हर एक चीज का कारण होता है, ऐसे नहीं कि हाँ गए काट दिया, ये तलवार लेके गए काट दिया सर, है ना? और ना ओनर पकड़ लेगा सर अपने को। वो जानता है कि उसने देखी है जिंदगी, उसने जिंदगी पर टांके लगाए हैं, खुद ने नहीं लगाए तो क्या हुआ? निश्चेतन, एनेस्थीसिया। बताओ भैया बताओ, आपका शरीर है, आपके शरीर को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क, ब्रेन। तंत्रिका तंत्र हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन आपको पता ही है कि सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये ब्रेन है हमारा। स्पेशली अगर बात करते हैं तो सीएनएस की, क्योंकि फील करने का जो काम होता है वो कौन करता है? ब्रेन, है ना? दिल का काम सिर्फ पंप करने का है, ध्यान रखना, फील करने का बिल्कुल भी नहीं है। बाबू ने बात नहीं करी, तुम्हारा दिल दुख रहा है। अबे दिल नहीं दुख रहा, ब्रेन, सिर, ध्यान रखना इस चीज का, है ना? मनीष जी के साथ में ज्यादा रहने लगे। ब्रेन से निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरुरज्जु। ठीक है? मेरुरज्जु से अलग अलग तंत्रिकाएं निकल रही है, और ये तंत्रिकाएं फिर अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जा रही हैं। लास्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो जो लास्ट संरचना है जो स्किन के अंदर आती है वो होते हैं नर्व फाइबर। क्या होते हैं? नर्व फाइबर के ऊपर अगर कुछ भी किया आपने, मान लो मैंने स्किन को टच किया, तो नर्व फाइबर ने इन संवेदनाओं को ग्रहण किया, बड़ी तंत्रिका को भेजा, बड़ी तंत्रिका ने स्पाइनल कोड को भेजा, स्पाइनल कोड ने ब्रेन को भेज दिया, और मेरे को फील हो गया कि भाई हाँ टच किया है। थोड़ा सा टच किया होता तो हमारे कोई दिक्कत नहीं थी, तुम कील चुबा दोगे मैं हाथ हटा लूंगा, क्योंकि ब्रेन कह देगा भैया कील चुभ रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, हटा लो हाथ। ऐसा ही होता है। ठीक है? एनेस्थीसिया की अगर बात करते हैं तो एनेस्थीसिया में से किसी भी चीज को अगर आप सप्रेस कर दोगे तो उस केस के अंदर आपको कुछ भी फील होना बंद हो जाएगा। मान लो आपने एक इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगा के इस एरिया की तंत्रिकाओं को संवेदनाविहीन कर दिया आपने। इस इंजेक्शन की वजह से यहाँ के एरिया के जो नर्व फाइबर्स थे वो डिसेंसिटाइज हो गए। डिसेंसिटाइज हो गए इसका मतलब है कि ये आगे संवेदनाओं को भेज नहीं सकते। यहां पर आपने कुछ भी कर लिया, कुछ ही पता नहीं लगा, क्योंकि संवेदनाएं यहां से आगे गई ही नहीं। आपने यहां पर वो एक इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से ये तंत्रिका यहां पर ब्लॉक हो गई, तो अब आप इस पूरे एरिया के अंदर कुछ भी कर लो, तंत्रिकाएं इससे, संवेदनाएं इससे आगे जाएगी ही नहीं।
आपने इस पूरे ब्रेन के अंदर सीएनएस को ही डिप्रेस कर दिया, तो अब आप पीछे कुछ भी कर लो, इसको पता लगेगा ही नहीं। ठीक है। एनेस्थीसिया की अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार का एनेस्थीसिया पढ़ेंगे अपन, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है। जहां पर पूरे शरीर की संवेदनाओं को लुप्त किया जाएगा, यानी सीएनएस को डिप्रेस किया जाएगा, उसको तो बोलेंगे जनरल एनेस्थीसिया। जहां पर किसी विशेष तंत्रिका को डिसेंसिटाइज किया जाएगा, उसको बोलेंगे रीजनल एनेस्थीसिया, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में जाने वाली तंत्रिकाओं को डिसेंसिटाइज किया जाता है। कॉर्नल नर्व को डिसेंसिटाइज कर दिया तो सिर्फ सींग डिसेंसिटाइज होगा, पैर नहीं होंगे। ठीक है ना। पैरावर्टेबल नर्व ब्लॉक करेंगे तो सिर्फ रोमेनोटोमी वगैरह करने के काम में आएगा। ठीक है। और अगर आपने नर्व फाइबर को कर दिया तो इसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। क्या बोलते हैं? लोकल। डिटेल के अंदर बात करनी, पहले डिफाइन लिखो। लिखो, किसी औषधि के माध्यम से किसी औषधि के माध्यम से किसी औषधि के माध्यम से स्थानीय अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की किसी औषधि के माध्यम से स्थानीय अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्थानीय अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्थानीय अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उत्तकों की गतिविधियों को कम करके 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 शरीर के किसी अंग विशेष शरीर के किसी अंग विशेष शरीर के किसी अंग विशेष अथवा संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना शरीर के किसी अंग विशेष अथवा संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना एनेस्थीसिया या निश्चेतन कहलाता है। किसी औषधि के माध्यम से स्थानीय अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उत्तकों की गतिविधियों को कम करके शरीर के किसी अंग विशेष अथवा संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना एनेस्थीसिया या निश्चेतन कहलाता है। क्लियर? एक वर्ड लिखोगे, यह एक प्रतिवर्ती या रिवर्सिबल प्रक्रिया है। यह एक प्रतिवर्ती, ब्रैकेट में रिवर्सिबल, दोनों नाम लिखोगे। यह एक प्रतिवर्ती या रिवर्सिबल या रिवर्सिबल प्रक्रिया है। ठीक है। मतलब समझो इसका मतलब यह है कि दवाई का असर खत्म होने के बाद में ये तंत्रिका नर्व फाइबर हो, चाहे तंत्रिका हो, चाहे सीएनएस हो, इसकी गतिविधियां वापस भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने लुप्त किया, ऑपरेशन कर लिया और वो लुप्त ही हैं, उसको एनेस्थीसिया नहीं बोलेंगे। एनेस्थीसिया लगाया था हमने तो भाई ऑपरेशन करेंगे, एनेस्थीसिया ज्यादा लग गया, अगला कोमा में चला गया, अब वो उठ ही नहीं रहा, उसको एनेस्थीसिया नहीं बोलेंगे। यानी कि आप जो इंजेक्शन लगा रहे हो, उस इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद में ये संवेदनाएं वापस भी आनी चाहिए। रिवर्सिबल प्रक्रिया है ये वाली, है ना। ऐसा नहीं कि संवेदना एक बार लुप्त हो गई तो हो गई, बोले नहीं नहीं अब दोबारा नहीं आएगी, उसको एनेस्थीसिया नहीं बोलेंगे। आप परमानेंट डैमेज कर दो, आपको पता ही है कि तंत्रिकाओं के अंदर विभाजन और पुनरुत्पादन की क्षमता तो पाई नहीं जाती। अगर एक बार डैमेज हो गई तो फिर दोबारा उसको रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि एनेस्थीसिया की जो डोज रहेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जनरल एनेस्थीसिया देने के समय, जैसे अपने तो वेटनरी के अंदर तो अपन ही एनेस्थीसिया देने वाले, अपन ही ऑपरेशन करने वाले, अपन ही कंपाउंडर, अपन ही डॉक्टर, सारे के सारे।
लेकिन वहां पर जब जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है ना, तो अलग से एनेस्थेटिक विशेषज्ञ आता है एनेस्थीसिया देने वाला, जो मेंटेन रखता है उस एनेस्थीसिया को, क्योंकि उसको पता है कि अगर थोड़ा सा भी एनेस्थीसिया इधर उधर हुआ तो उस केस के अंदर अगला पेशेंट सलट जाएगा, और पेशेंट सलटा नहीं कि आपको पता ही है लेने के देने पड़ जाते हैं फिर, तो उस केस के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। लिखो, एनेस्थीसिया 3 प्रकार का होता है। एनेस्थीसिया 3 प्रकार का। लोकल एनेस्थीसिया, स्थानीय निश्चेतन। रीजनल एनेस्थीसिया, क्षेत्रीय निश्चेतन। यस ब्रो, हेलो, हाँ दीपू भैया। तो यार मेरी तो दूधू आ गया, मेरे को कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए नहीं आ सकता मैं तो आज तो वहाँ पे घर पे बुझवा देना ना, मौसा जी वगैरह कोई चले जाएंगे। वो ले देगा। क्या हो रहा है? तीन प्रकार के एनेस्थीसिया है हमारे पास में, लोकल एनेस्थीसिया है, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल का मतलब लोकल ही रहेगा, जहां पर इंजेक्शन लगाओगे सिर्फ वहीं पर काम करेगा और कहीं पे काम नहीं करेगा। रीजनल एनेस्थीसिया यानी कि किसी रीजन अथवा क्षेत्र के अंदर काम करेगा, तो क्षेत्र को बड़ी तंत्रिका ही सप्लाई करती है। किसी बड़ी तंत्रिका को अगर आपने डिसेंसिटाइज कर दिया तो उस पूरे क्षेत्र के अंदर एनेस्थीसिया हो जाएगा, एनेस्थीसिया इफेक्ट हो जाएगा। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संवेदनाओं को लुप्त किया जाएगा। बेसिक डिफरेंस यही है। हेडिंग डालोगे लोकल एनेस्थीसिया, स्थानीय निश्चेतक। सर मेरी डिफेंस सही नहीं है क्या? मैंने गलत थोड़ी बताया। हेडिंग डालोगे लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, स्थानीय निश्चेतन। लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर सिर्फ तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर ही डिसेंसिटाइज होंगे। आगे यानी कि ना तो इस बड़ी तंत्रिका के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही सीएनएस के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। ठीक है, दो प्रकार से हो सकता है यहां पर। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन, और दूसरे नंबर पे आता है इनफिल्ट्रेशन, यानी उपयोग करने के तरीके के हिसाब से। टॉपिकल या सरफेस एप्लीकेशन का मतलब है कि सतह के ऊपर अगर आप कुछ लगा देते हो तो वो एरिया डिसेंसिटाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, लिग्नोकेन जेल आता है, जेल, इंजेक्शन नहीं, जेल लगाओगे यहां पर तो इस एरिया के अंदर संवेदनाएं बंद हो जाएगी। जैसे मूव वगैरह आते हैं ना, मूव, कई बार जैसे कि मैच के दौरान देखा होगा कि अगर खिलाड़ी को कुछ दर्द वगैरह हो रहा होता है तो फिजियो आता है बैग लेकर, वो स्प्रे करता है वहां पर, एनाल जैसे स्प्रे आते हैं। तो सिर्फ सरफेस के ऊपर लगा रहे हो आप ये, तो उस सरफेस के अंदर जो तंत्रिका तंतु हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से दर्द फील नहीं होगा, है ना। तो खिलाड़ी को ऊपर मान लो दर्द हाथ में पेन फील हो गया, आ गया स्प्रे लगा दिया, दर्द उसको फील नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गया। ठीक तो हम बाद में कर लेंगे मैच के बाद में, अभी तो तू सेंचुरी बना ले, वो वाला काम करेंगे। इसको बोलते हैं सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन।
सिर्फ सरफेस के ऊपर लगाओगे अपन। छालों के लिए दवाई आती है, अल्सर के लिए आप जेल लेके आते हो व्हाइट व्हाइट सा, आप उसका कॉम्बिनेशन देखना पीछे। एक तो अपनी जिंदगी के अंदर हैबिट ये डालो कि अगर मैं कोई भी दवाई खा रहा हूं या मैं कोई भी दवाई मेडिकल से ले रहा हूं, चाहे मैं खुद के लिए लूं चाहे मैं पशुओं को ले लूं, आप उसका नाम मत देखो, आप उसका कंपोजिशन देखो कि उसका संगठन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है कि कौन सी दवाई उसके अंदर है, साल्ट क्या है। साल्ट याद रहना जरूरी है, ट्रेड नेम याद रहना आवश्यक नहीं है। डोलो का नाम सबने सुना है, क्या आता है, पैरासिटामोल, है ना। तो वो पैरासिटामोल याद होना चाहिए ना कि डोलो याद होना चाहिए। पैरासिटामोल के नाम से 1000 दवाइयां मिल जाएगी, लेकिन डोलो के नाम से सिर्फ एक ही मिलेगी, है ना। तो वो दवाई याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा तरीके की अगर बात करते हैं तो वो छालों वाले की दवाई की बात करें तो कंपोजिशन देखो कि उसके अंदर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहता है 1%। तो छालों के ऊपर लगाने से वो जलन कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप लगाओगे जिस भी एरिया के अंदर लगाया है वहां की तंत्रिका तंतुओं को, नर्व फाइबर को डिसेंसिटाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो छाले को ठीक कर रहा है ना। छाले को ठीक करने के लिए फिर दूसरा साल्ट रहेगा उसके अंदर, वो फिर हम अलग से लगा लेंगे, क्लियर। फिर आता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर हम लगाते हैं इंजेक्शन। क्या लगाते हैं, इंजेक्शन। 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड या जैलोकेन के नाम से इंजेक्शन आता है, जिसके आप इंजेक्शन लगाते हो। मान लो पैरालंबर रूमिनोडोमी करना चाह रहे हो, तो रूमिनोडोमी के अंतर्गत हम जहां पर भी लगाना है हमारे को, जैसे मान लो ये पैरालंबर फोसा है हमारा, आप एक सिंगल साइड के अंदर बनाना चाह रहे हो, निडल डाली यहां से इंजेक्शन भर के, निडल को इधर घुमाया, यहां पर थोड़ा सा छोड़ दिया, यहां पर छोड़ दिया, निडल को इधर घुमाया, यहां पर थोड़ा सा इंजेक्शन, यहां पर थोड़ा सा इंजेक्शन, यानी कि इस लाइन के अंदर अब एनेस्थीसिया इफेक्ट आ चुका है। अब आप इसको काट लो तो जानवर को दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर सरफेस एप्लीकेशन में तो सिर्फ सरफेस के ऊपर लगाना है, लेकिन इनफिल्ट्रेशन के अंदर आपको इंजेक्शन के द्वारा ही लगाना पड़ेगा। अब उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, आप एल बना लो, इन्वर्टेड ओल बना लो, डायमंड ब्लॉक बना लो, टीट ब्लॉक, रिंग ब्लॉक, ये अलग अलग आते हैं ब्लॉक हमारे पास में, आगे डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। लेकिन इफेक्ट सिर्फ लोकल का इतना है कि जहां पर आपने इंजेक्शन लगाया है सिर्फ वहीं पर ही काम करेगा और कहीं पर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। कितने प्रकार से लगा सकते हो, दो प्रकार से, सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। हेडिंग डालिए लोकल एनेस्थीसिया स्थानीय निश्चेतन, लिखो। इसमें अस्थायी रूप से शरीर के, इसमें अस्थायी रूप से, इसमें अस्थायी रूप से शरीर के, इसमें अस्थायी रूप से शरीर के तंत्रिका तंतुओं को, तंत्रिका तंतुओं को, तंत्रिका तंतुओं को दवा के द्वारा, दवा के द्वारा संवेदना विहीन किया जाता है, दवा के द्वारा संवेदना विहीन किया जाता है, दवा के द्वारा संवेदना विहीन किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें, लेकिन इसमें, लेकिन इसमें बड़ी तंत्रिकाओं, लेकिन इसमें बड़ी तंत्रिकाओं, बड़ी तंत्रिकाओं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ी तंत्रिका तंत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। स्थानीय निश्चेतक दो प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं। स्थानीय निश्चेतक का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। स्थानीय निश्चेतक का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से।
सबसे पहले लिखोगे सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन। सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन। सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन। सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर दवा को पाउडर फॉर्म के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, स्प्रे के द्वारा या जेल के द्वारा त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाया जाता है। लिखो दवा को पाउडर, सॉल्यूशन, स्प्रे, जेल। पाउडर, सॉल्यूशन, स्प्रे, जेल। पाउडर, सॉल्यूशन, स्प्रे, जेल इत्यादि के रूप में पाउडर, सॉल्यूशन, स्प्रे, जेल इत्यादि के रूप में त्वचा अथवा श्लेष्मा झिल्ली पर लगाया जाता है। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे एनाल्जेसिक, स्प्रे, जेल और इसके अंदर आता है 4% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे एनाल्जेसिक, स्प्रे या जेल। एनाल्जेसिक तो जानते होंगे आप, यानी कि जो दर्द को कम करते हैं। एनाल्जेसिक स्प्रे या जेल। सर क्लास का टाइम चेंज कर दो। एक सर जो हार्ड सब्जेक्ट है उनकी क्लास हमें रिकॉर्डेड दे रहे हैं, हमारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी में टाइम चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर्ष सर लाइव क्लास नहीं लेंगे। लाइव वालों को सिर्फ वो रिकॉर्डेड ही उपलब्ध होगी, तो टाइम चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ठीक है ना। तो टाइम चेंज करोगे तब भी वो तो जेनेटिक्स और फिजियो तो आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी, नहीं करेंगे तो भी वही मिलनी है। तो जो जैसे चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दें। दिक्कत यहां तक, ठीक है ना। दूसरा तरीका है इनफिल्ट्रेशन, सेकंड नंबर पे। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन। सर कल पेपर है, ऑफ है क्या? कल सीईटी का एग्जाम है तो क्लास ऑफ रहेगी क्या? क्या का पता, तो जाने से पहले मैनेजमेंट बता देगा आपको। आपको छुट्टी चाहिए तो आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा है ना। छुट्टी के लिए पूछ के चले जाना एक बार कि है कि नहीं। अब देख लेना, अगर तुम 90 की जगह 100% जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों जीतू भैया? चलो कोई ना। इनफिल्ट्रेशन दवा को किसके रूप में लगाएंगे? इंजेक्शन के रूप। लिखो इसमें दवा इंजेक्शन के रूप में, इसमें दवा इंजेक्शन के रूप में। आपके आइडिया से बताओ, मेरे आइडिया से तो शिवालय का इतिहास रहा है छुट्टियां हम देते नहीं।
लेकिन बात इतनी है कि क्लास में बच्चे ही नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको? बाकी तो आप समझदार हो। इसमें दवा इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे सब क्यूटेनियस, रूट पता है ना आपको, या इंट्राडर्मल लगाते हैं। इसमें दवा को इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे या इंट्राडर्मल लगाते हैं। कौन कौन सी दवा है, कहां कहां लगाएंगे, कौन कौन से ब्लॉक बनेंगे लोकल के अंदर, इसकी बात करेंगे